नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से हिंदी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मैं अभी पिछले शनिवार रविवार जयपुर में था। द जयपुर डायलॉग जो संजय दीक्षित चलाते हैं, उनका जो एनुअल इवेंट था उसमें मैं शामिल था। तो उधर बहुत सारे लोग मिले जो मराठी नहीं समझते लेकिन हिंदी समझ सकते हैं। तो वो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं, गुस्सा हुए थे। और उनका गुस्सा जायज़ भी है कि भाई अगर हमको पसंद है जैसी भी हिंदी हो आपकी, क्योंकि मेरे मन में एक अपराध भावना थी कि मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती, तो मैं जितनी मराठी में अच्छे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, खुद को आविष्कृत कर सकता हूँ, उतना हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी में आविष्कृत नहीं कर पाता। इसलिए मैं थोड़ा सहमा सा, डरने से, कोई भी कारण हो, नहीं कर रहा था। लेकिन जितने लोगों ने गुस्सा दिखाया, मैं मानता हूँ कि गुस्सा, नाराज़गी तो है, लेकिन सिर्फ नाराज़गी नहीं थी। मेरा जो कुछ हिंदी है वो भी चलेगा, लेकिन मुझे हिंदी वीडियो करना ही चाहिए, ये जो आग्रह रहा, तो मैं उसका आदर करते हुए फिर से जितना हो सके शायद रोज़ एक कम से कम छोटा हिंदी में वीडियो करूँगा। जितना मुझे पॉसिबल है, संभावना है, उतना ज़रूर करूँगा। तो आज से फिर से वो शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, और एक बात बोल दूँ कि देश की और महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो समझाने की मेरी कोशिश रहती है। और वही शायद और एक बात है कि मेरा जो लहजा, जिसको स्टाइल आप बोल सकते हो, जो समझाने का तरीका है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। क्योंकि बाकी सारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं, उससे मेरा तरीका अलग है और इसलिए वो आसान है और लोगों को पसंद आता है। तो अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो जैसी भी हिंदी बोल लूँ, मैं ज़रूर इसके बाद रोज़ एक तो कम से कम हिंदी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। आज देखिए क्या बात है कि महाराष्ट्र का ही सब्जेक्ट मैं ले लूँगा। इसका कारण, जो बात मैंने जयपुर में बहुत सारे लोगों ने पूछी थी, उसके जवाब वहाँ दे रहा था। हमारा जो पैनल था उसमें शहजाद पूनावाला थे, हमारे ओमकार चौधरी थे, अभिषेक तिवारी उसका एंकरिंग कर रहे थे, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी थे और प्रदीप भंडारी जैसे जानकार जो चुनाव का अंदाज़ा करते हैं, सेफोलॉजी जो करते हैं, वो भी थे। उनसे अच्छा इंटरेक्शन हुआ था। तो वो धागा पकड़कर मैं फिर से हिंदी शुरू कर रहा हूँ। लेकिन आज के लिए तो मैं महाराष्ट्र में जो अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उसके रिजल्ट पर बोलूँगा। और जो बात मैंने शनिवार और रविवार को जयपुर में मिले सब लोगों को, दोस्तों को, फैंस को बताई थी, वो सच निकली है। तो इसी विषय पर आज मैं बोलूँगा, क्योंकि बार बार मुझे वो जयपुर में पूछा जा रहा था कि ये मराठा आरक्षण कहाँ जाएगा। मराठा आरक्षण का, मराठा रिजर्वेशन का जो बड़ा हिंसक आंदोलन चल रहा है, उसका आगे चलकर परिणाम क्या होगा। तो मैं बिनदिक्कत सबको एक ही बात बता रहा था कि ये मीडिया क्रिएशन है। ये मराठी पत्रकार या मुंबई महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं, उन्होंने ये बना बनाया नाटक है। इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं है। जिस ढंग से ये उपोषण चला, हंगर स्ट्राइक चला, उसके बाद गाड़ियाँ तोड़ी गई, कोई ऑफिस जलाए गए, हाईवे पर, रास्ते पर टायर जला के ट्रैफिक रोका गया, ट्रैफिक जाम बनाया गया, पुलिस को कई जगह लाठी चलानी पड़ी। तो ये सब जो था, ये भड़काने की कोशिश थी। महाराष्ट्र की राजनीति पवार के हाथ से छूट गई है, निकल गई है। उनके परिवार के, यानी उनके भतीजे ही बगावत करके अलग हो गए। और अकेले अजीत दादा नहीं, बल्कि पवार के पूरे जो निकटवर्ती है, विश्वासु लोग थे, वो भी निकल गए। और सुप्रिया और शरद पवार ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो इसके लिए हिंसा
करके या लोगों को भड़का के आग में तेल डाल के ये लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये जो मैं बोला था वो 2200 से ज़्यादा ग्राम पंचायत चुनाव में सच हो गया। तो इसलिए मैं उसका विश्लेषण करूँगा क्योंकि ये जो चुनाव के रिजल्ट आए, ये महाराष्ट्र के अलग अलग तहसील में जो कुछ 2259 ग्राम पंचायत थे उनके रिजल्ट आ गए, लेकिन वो रिजल्ट आप बारीकी से समझने की कोशिश करें तो उसमें हमें दिखाई देता है कि उसमें से 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा हम ले ले तो अकेले बीजेपी ने जीता है। यानी चुनाव के रिजल्ट का अगर हम डिवीज़न करें और उसमें से अगर 1 हिस्सा उठाए 1/3 तो वो अकेले बीजेपी ने जीता है। और एक पूरा हिस्सा जो है 3 में से 1 हिस्सा 1/3 वो महाविकास आघाड़ी जिसको बोला जाता है, जिसमें पवार है, उद्धव ठाकरे है और कांग्रेस है, उनको मिला है। यानी पूरी महाविकास आघाड़ी और बीजेपी अकेली, इनका बिल्कुल समसमान हिस्सा हो जाता है। और बचा हुआ जो तीसरा हिस्सा है 1/3 वो शिंदे और अजित दादा मिलकर हो जाता है। इसका मतलब मित्र दोस्तों क्या है? इसका मतलब इतना साफ है कि महाविकास आघाड़ी जिसको सर पर उठाए हमारा मराठी मीडिया या महाराष्ट्र का मीडिया या विश्लेषक हमेशा पिछले 1.5 साल से चिल्ला रहे, उनकी ताकत जो है वो अब अकेले बीजेपी के इतनी ही बची है, या तो महायुति जिनको बोलते हैं अजित दादा, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर जो कुछ है वो महाविकास आघाड़ी से दुगना हो गया। और ये बात बिल्कुल बारीकी से समझनी पड़ेगी। इसलिए समझनी पड़ेगी कि बीजेपी के एमएलए 105 है और उसमें अगर हम क्या बोलते हैं महाविकास आघाड़ी में बचे हुए जो एमएलए वगैरह है उनको इकट्ठा करें तो 190 होती है। यानी वही भी हम देखो तो जो एमएलए उद्धव ठाकरे को या शरद पवार के साथ बगावत करके चले गए, उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन हमें इस ग्राम पंचायत चुनाव के रिजल्ट में मिलता है। और मीडिया देखे, मराठी मीडिया देखो या मुंबई का मीडिया देखो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो या मराठी हो, मुंबई महाराष्ट्र का जो मीडिया है वो बार बार पिछले 18 महीने से हमको बता रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी सहानुभूति है, उद्धव ठाकरे के लिए एक सिंपैथी वेव है। और वो सिंपैथी वेव है इसलिए जिला परिषद या कॉरपोरेशन के चुनाव शिंदे फडणवीस सरकार लेने से कतरा रही है। ये कितना बड़ा सफ़ेद झूठ है ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हारने के डर से अगर शिंदे फडणवीस सरकार ये लोकल लेवल की स्थानीय इकाइयों के चुनाव टाल रही होती तो जो डर है उसका रिफ्लेक्शन देखना चाहिए, दिखने को मिलता कि महाविकास आघाड़ी को कम से कम आधी सीटें मिलती ग्राम पंचायत की, और आधी सीटें फडणवीस, शिंदे और अजित दादा के जो पार्टी फॉर्मेशन है, बड़ी महायुति है, उसको मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। महाविकास आघाड़ी के 2 गुना सीटें फडणवीस, शिंदे और अजित दादा को मिल गई है। तो ये समझना ज़रूरी है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात लगती है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी ये 2 पार्टियाँ ऐसी है, राष्ट्रीय है और टूटी भी नहीं है, लेकिन टूटे कौन है? शिवसेना टूटी है। टूटी पार्टी कौन सी है? एनसीपी टूटी है। पवार के घर में भी सेंध लगाई गई है और पवार का परिवार भी टूटा है, पॉलिटिकल परिवार भी टूटा है और परिवार भी टूटा है। तो इसलिए जो कंपटीशन में थी वो कंपटीशन में 6 पार्टियां बन गई, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी। तो 6 पार्टियों में किसको कितनी ग्राम पंचायत मिली ये अगर हम ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो 1 नंबर पर बीजेपी है, 2 नंबर पर अजित दादा का एनसीपी गुट है, 3 नंबर पर कांग्रेस है जो राष्ट्रीय पार्टी है,
लेकिन वो अजित दादा से भी एक क्या बोलते एक नंबर पीछे है, 3 नंबर पर है। 4 नंबर पर एकनाथ शिंदे का गुट है, 5 नंबर पर शरद पवार का गुट है एनसीपी का, और 6ठे नंबर पर जिनके प्रचंड सहानुभूति है वो उद्धव ठाकरे 6ठे नंबर पर पहुंच गए। तो जब ये रिजल्ट सामने आया तो मुझे आपके हिंदी का एक मुहावरा या कहावत जो कहते हैं उसकी याद आ गई कि इसको तो छठी का दूध याद कर दिया या छठी का दूध पिला दिया गया। उसका असली क्या होता है, अर्थ होता है, मुझे पता नहीं है मतलब। लेकिन बारीकी से देखे तो जिसका अपमान हुआ है, जिसको बड़ा पाठ सिखाया गया, सबक सिखाया गया, तब ये मुहावरा इस्तेमाल होता है हिंदी फिल्मों में वगैरह कि छठी का दूध याद दिला दिया। तो उद्धव को महाराष्ट्र के मराठी मानुस ने 6ठे नंबर पर फेंक दिया है, तो छठी का दूध पिला दिया मान लो। अगर मेरा कोई मतलब गलत निकल रहा है तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन जितनी हिंदी की समझ मुझे है तो उद्धव ठाकरे को पिछले 1.5 साल से ये इंसान बार बार बोल रहा है, अगर हिम्मत है तो चुनाव ले लो, अगर हिम्मत है तो कॉरपोरेशन के चुनाव ले लो, अगर हिम्मत है तो विधानसभा के चुनाव ले लो, अगर हिम्मत है तो जिला परिषद के चुनाव ले लो। ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पिता पुत्र बार बार धमका रहे, और रोज सुबह उठकर संजय राउत उनका भोपू बनकर ये जोर शोर से बोलता है और सब चैनल वाले दिखा देते। लेकिन असलियत इस 2200 से ज़्यादा ग्राम पंचायत के चुनाव के मतदान के बाद सामने आई है, वोटिंग के बाद सामने आई है कि उद्धव ठाकरे की जो सहानुभूति है वो कहाँ है, 6वें नंबर पर है। अगर इनसे बगावत करने वाले गद्दार होते तो मतदार किसके साथ खड़ा होगा, मतदाता किसके साथ खड़ा हुआ? जो गद्दार थे उनके साथ खड़ा हुआ। और गद्दार कौन है? अजित दादा और एकनाथ शिंदे। लेकिन उन दोनों को जितनी ग्राम पंचायत जीतना पॉसिबल हुआ है उनको इकट्ठा करके बाकी की पूरी महाविकास आघाड़ी बनती है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ उस पर कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। उस पर मैंने मराठी वीडियो इसके पहले ही यानी चुनाव के पहले ही मैंने डाल दिया था मराठी वीडियो, जिसमें मैंने कहा था कि जिस ढंग से ये मराठा रिजर्वेशन के लिए ये जलाया जा रहा है, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही है, कि कोई ऑफिस जलाया जा रहा है, रास्ते रोके जा रहे हैं, उसका विपरीत परिणाम मराठा राजनीति को ही भुगतना पड़ेगा। और वही तो हुआ है। अब मुझे बोलिए कि इस आंदोलन का एक तरीका ये था कि किसी भी पार्टी का नेता हो उसको गांव में आने से रोका जाएगा, उसको गांव बंदी कर दी गई। यानी हर गांव में कोई भी पार्टी का नेता नहीं आना चाहिए। क्या गांव में मराठा छोड़कर और कोई समाज घटक रहता नहीं है? वहाँ ओबीसीज रहते, दलित रहते, सब जाति के लोग हर गांव में संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सब लोग एक ही गांव में रहते, आसपास में रहते, उसी गली मोहल्ले में रहते, और आप अपने आरक्षण के लिए सब नेताओं को बयान करते हो। तो जो ओबीसी का है, दलितों का है, उनका नेता आएगा तो क्या करेगा? तो इससे गांव बंदी से एक बुरी बात होगी कि मराठा छोड़कर बाकी सब जातियां जो है वो लामबंद हो जाएगी, जिसको हम काउंटर पोलराइजेशन बोलते हैं। कि गांव-गांव में जो मराठा छोड़कर, क्योंकि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मराठेतर, मराठा छोड़कर जो जातियां है उनका पोलराइजेशन हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएंगे और कमर कस के मराठा किसी भी पार्टी का हो मराठा के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो मराठा राजनीति को इसका बड़ा बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये मैंने 10 दिन पहले, 8 दिन पहले कहीं मराठी वीडियो डाल दिया था और बिल्कुल वही रिजल्ट आ गया। क्योंकि ये मराठाओं
समाज का भी ये आंदोलन नहीं था। ये मराठा राजनीति में जो कुछ अपना रोब जमाना चाहते, वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, इसलिए हिंसा की जा रही थी। इसलिए लोगों को देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें तोड़ी गई, बहुत सारे जिले में या तहसील में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक बंद हो गया। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी गरीब लोगों की जो बस होती है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो आप तो राजनेता हो, आपके पास गाड़ी है, मोटर बाइक है, लेकिन वो जो गरीब है जिनको सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस से जाना पड़ता है, आपने उनको तकलीफ दी है। बहुत सारे बच्चे जो समय पर स्कूल नहीं जा पाए, उनको किसी और तरीके से स्कूल जाना पड़ा, परीक्षा में जाना पड़ा, तो उस सब का गुस्सा जो है वो मराठा नेताओं पर आ जाएगा। तो आंदोलन मराठा राजनीति के लिए था, लेकिन उससे जो काउंटर पोलराइजेशन हो गया, उसके परिणाम इस ग्राम पंचायत चुनाव में हमें देखने को मिले। मराठा समाज रिजर्वेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हिंसा नहीं करेगा, ये आज तक का इतिहास है। लेकिन कोई कुछ गिने चुने, अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने मराठा नेता है, ये अपना रौब जमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और उसका परिणाम उसी समाज को और उनको भी भुगतना पड़ेगा। ये मैंने कहा था, ये सामने आ गया। और मुझे खुशी है कि जो रिजल्ट आया उसके इमीडिएट बाद प्रदीप भंडारी जो हमारे जयपुर के पैनल में थे, जो खुद ये इस ढंग से सब सर्वे करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया था, हमारी बात हो गई। क्योंकि मैंने उन्हें भी बोल दिया था कि मराठा रिजर्वेशन के आंदोलन का कोई भी परिणाम चुनाव में होने वाला नहीं है, और ये बिल्कुल उपोषण खत्म हो गया, आंदोलन रोका गया, और 2 या 3 दिन के बाद ये चुनाव का रिजल्ट आ गया, मतदान हो गया और रिजल्ट आ गया। तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी समाज जो घटक होता है उसका आरक्षण तो उन्हें चाहिए, लेकिन हर कोई उस समाज का नेता जो होता है, वो जितना हिंसा करना चाहता है और अपना रोब जमाना चाहता है, वो उस समाज का नुकसान कर देता है। और वही नुकसान जरांगे पाटिल के इस क्या बोलते हैं आंदोलन से मराठा आरक्षण को हुआ है। बहुत जल्दी इसके बारे में मैं और बोलूँगा। देश की राजनीति है, केजरीवाल है, नीतीश है, इनके सब के बारे में मैं अभी जितना पॉसिबल हो हर दिन के लिए एक हिंदी वीडियो, कम टाइम का हो लेकिन बनाऊंगा, ये एश्योर करता हूँ। तो जिनको गुस्सा आया है कि 6 महीने से मैं हिंदी नहीं बना रहा हूँ, उनकी माफ़ी मांगकर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।